हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र है क्या, और पहले हम ये समझते हैं हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्लास 10th में इस बार विद्युत जनित्र में से 100% है वो प्रश्न आने की संभावना है, वो 3 नंबर का आएगा। पहला फैक्ट ये रहेगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, विद्युत जनित्र की जो है नामांकित चित्र तथा इसकी क्रिया विधि, ये 3 तमाम फैक्ट आते हैं, क्योंकि पिछली बार जो विद्युत मोटर का प्रश्न पूछा गया था इसी प्रकार विद्युत जनित्र के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत मोटर भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ध्यान रखें टोटल पार्ट जो 7 नंबर का है तो 3 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा, यह तो डेफिनेट 100% है। और 2 नंबर का जो प्रश्न है विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इनकी क्या विशेषता है, चित्र बनाइए। और यहां पर जो 1 नंबर का प्रश्न है वो फ्लेमिंग के जो नियम है, वाम हस्त नियम है या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है। यानी उन फ्लेमिंग ने टोटल 3 नियम दिए थे, वो उनमें से 1 नंबर का प्रश्न इनमें से पुटअप हो सकता है। एक हमारे पास में प्यारे बच्चों जो प्रश्न है वो विद्युत मोटर में से वो बनाएगा, विद्युत मोटर में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। 3 2 5 1 6 हो गए, और एक हमें लगभग हो सकता है वो विद्युत यानी मात्रक के बारे में पूछे, तो किस प्रकार से क्या हो सकता है। और यहां हमें जो अति भारण होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, तारों को किस प्रकार से जोड़ते हैं तो उनके बारे में, तो ये विद्युत जनित्र के कंसेप्ट हैं। चलिए अब हम देखते हैं विद्युत जनित्र है क्या। तो प्यारे बच्चों यह ध्यान रखें, क्लास 10th के साथ साथ जो सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को फाइट करने के लिए, उनके लिए विद्युत धारा का जो मैटर है उनमें विद्युत जनित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपके लिए यह रहेगा इनमें से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको छांटना है। आजकल वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं है कि विद्युत जनित्र हैं वो कहते किसे हैं, आपको 4 फैक्ट देगा और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, उनमें से आपको छांटना। तो इसके लिए आपको डीपली नॉलेज करना जरूरत है। और एक बात ध्यान रखें कि आप यदि मान लीजिए सपोज कीजिए किसी भी चीज को हम 1 मिनट देखते हैं आगे बढ़ा देते हैं, 1 मिनट देखते हैं आगे बढ़ा देते हैं, तो आपको यदि एक बार में विद्युत जनित्र का कंसेप्ट क्लियर करना है तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और यह हम वादा करते हैं, एक बार यदि आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, वीडियो को कंसंट्रेट माइंड से पूरा दिमाग लगा कर देखा, तो 100% हम उम्मीद करते हैं विद्युत जनित्र को ना तो आप भविष्य में भूल पाएंगे और ना वर्तमान में। सिर्फ आपको एक बार मन लगाकर इनके नोट्स बनाने हैं, फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं नोट्स में से बार बार अपना अध्ययन कर सकते हैं। समस्याएं कमेंट में लिखे, समस्या का समाधान होगा। यही है न्यू कंसेप्ट क्लासेज का वादा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको समझते हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए विद्युत का मतलब होता है प्यारे बच्चों विद्युत धारा, विद्युत धारा, यहां पे यह विद्युत धारा है। और जनित्र का मतलब होता है, जन का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी उत्पन्न करना। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत जनित्र प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है वो होती है प्रेरित विद्युत धारा। सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें, प्रेरित विद्युत धारा तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। यानी विद्युत जनित्र से उत्पन्न धारा को कहा जाता है, ऑप्शन आ जाए विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, तो यहां पे जो धारा होगी वो होगी प्रेरित विद्युत धारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि देखिए 2 शब्द हमारे पास में आते हैं, एक तो आता है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, एक हमारे पास में आता है विद्युत जनित्र। क्या आता है प्यारे बच्चों, विद्युत जो जनित्र है वो आता है। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, यह है क्या। जब भी विद्युत मोटर है उसकी परिभाषा के लिए आपको तीर ऐसे लगाना है, इसमें ऐसे लगाना है। हम कहेंगे क्यों, तो प्यारे बच्चों देखिए परिभाषा किस प्रकार से बनती है। मोटर जो होती है वो होती है घूमना, अर्थात हम कह सकते हैं वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक का मतलब होता है घुमाना, तो यानी वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा उसे विद्युत मोटर कहते हैं। अब यहां क्या होगा, यहां उल्टा होगा। देखिए यहां पे एक तरह शब्द आया है, इसमें तरह नहीं आया है, तो तरह विज्ञान में एक ही जगह आता है, वो है यांत्रिक जो ऊर्जा,
यहां पर यांत्रिक में त्रय आता है तो हम कह सकते हैं इधर से इधर चलेंगे, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी अर्थात विद्युत धारा में बदलता है, वह उपकरण क्या कहलाता है? विद्युत जनित्र कहलाता है। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। विद्युत मोटर के लिए तीर ऐसे लगाना है, विद्युत जनित्र में ऐसे चलना है। तो मुझे लगता है 1 नंबर का प्रश्न आपका यही क्लियर हो गया। आपने थोड़ी सी मेहनत के अंदर 1 नंबर है वो डकार लिया है, अर्थात अपनी जहन में टपका लिया है। चलिए ऐसे ही हम प्रश्नों को टपकाते रहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत जनित्र है क्या? तो बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत जनित्र कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न करता है? विद्युत जो जनित्र है वो प्रेरित विद्युत धारा, अर्थात विद्युत जो इलेक्ट्रिक जनित्र प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है वो उत्पन्न करता है। अब प्रेरित यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं विद्युत जनित्र है क्या। बिल्कुल हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे हमें भी पता है कि आपके समय एग्जाम में कम है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आए। तमाम पूरी की पूरी विज्ञान की क्लास है, आपको घर बैठे प्राप्त होगी, परीक्षा से पहले हो जाएगी, धैर्य रखें। तो यहां पर विद्युत जनित्र जो है इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखें, वह उपकरण या हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों मशीन जो यांत्रिक जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा अर्थात हम कह सकते हैं धारा में बदलता है। तो यह आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। यहां पे हम कह सकते हैं यांत्रिक जो मेरे पास में प्यारे बच्चों क्या है, ऊर्जा है, इसको जो विद्युत जनित्र है, विद्युत जनित्र यह किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह हमारे पास में मैटर हो गया। तो चलिए इस प्रकार से आपको सेट करते हुए लिखना है, जिससे आप जो लिखें वो एग्जामिनर के भी समझ में आए। कई बार हम तो लिखते हैं, हमारे तो समझ में आता है, लेकिन अगले के समझ में नहीं आता। तो हमें ऐसे शब्द लिखने चाहिए जो हमारे समझ में आए, हमारे साथ साथ अगले के भी आसानी से समझ में आए। और जब अगले के आसानी से समझ में आएगा तो नंबर हमें अच्छे प्राप्त होंगे। तो चलिए यहां पर विद्युत जनित्र की आपकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट चलते हैं इसका सिद्धांत। तो यहां पर इसका सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत जनित्र का जो है वो सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो है सिद्धांत। तो सबसे पहला बड़ी बात यह है कि प्यारे बच्चों जो विद्युत जनित्र है, विद्युत जनित्र यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह आप समझ गए होंगे यह किसके सिद्धांत पे काम करता है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं, बाद में इसका पूरा टॉपिक लाया जाएगा होता क्या है। अब इस सारांश में समझते हैं, सिद्धांत में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर प्यारे बच्चों ट्रेन देखी होगी, यहां पर जो लाइन लगी हुई होती है हम कहते हैं विद्युत ट्रेन। तो यहां पर जो ट्रेन है उसमें ये नहीं है कि ये तार पूरा जुड़ा हुआ रहता है, इतनी सी डिस्टेंस के अंदर रहता है। तो यहां पर यह जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो कौन लेके आए थे? माइकल फेराडे लेके आए थे। अर्थात ओरस्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने यह भी पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, परिनालिका के अंदर जब छड़ को घुसेड़ दिया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो छड़ क्या हो जाती है? चुंबक बन जाती है। अर्थात विद्युत धारा से चुंबक बनाया जा सकता है। तब यह माइकल फेराडे थे, इन्होंने कहा कि जब हम विद्युत धारा से चुंबक बना सकते हैं तो चुंबक से भी विद्युत धारा बना सकते हैं। तब लोगों को विद्युत की बहुत जरूरत थी। कहा फेराडे भैया कैसे बना सकते हो?
तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम बना सकते हैं, आप हमारे पास आइए। तो इन्होंने कहा कैसे बनाएंगे? तो इन्होंने कहा सपोज कीजिए आपके पास में एक कोई कुंडली है और इसमें आपके पास में क्या है, एक चुंबक है। यदि कुंडली और चुंबक एक दूसरे के सापेक्ष गति करे, अर्थात हम कहें सापेक्ष का मतलब हम कह सकते हैं या तो मेरे पास कुंडली स्थिर रहेगी, मैं इस चुंबक को इसके पास लाऊंगा, या मैं कुंडली को स्थिर रखूं, चुंबक को इसके पास में ले जाऊं, या इस दोनों को एक दूसरे के पास में लाऊंगा, तो यहां पर क्या होगी, इनमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो यह होता कैसे है, चलिए समझते हैं। तो ये कह रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए इस कुंडली और चुंबक में यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, यानी ये जब गति करती है तो इस कुंडली में समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह बाद में हम और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब कुंडली बंद पथ का निर्माण करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। और यदि कुंडली केवल खुला पथ ही बनाती है, यानी बंद पथ नहीं बनाती, चलिए यहां से टूटी हुई है, तो इस कुंडली में केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसका सिद्धांत हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब कुंडली और चुंबक में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। चलिए ट्रेन पे चलते हैं। आपने देखा है प्यारे बच्चों, इस तार में प्रवाहित होती है विद्युत धारा। यहां पर क्या होता है, ये जो आंकुड़िया लगा होता है ये इसी दूरी पर लगा हुआ होता है कि इस कुंड जब ये विद्युत धारा के संपर्क में आए तो इस जो हमारे पास में ये चुंबक मैग्नेट है इसमें क्या होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यहां पर एक दूसरी कुंडली लगी रहेगी जिससे इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी और प्रेरित यही इसी आधार पर ट्रेन क्या है, चलती है। तो आपने समझ लिया, एक कुंडली में जब विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या है, सिद्धांत है। तो अब हम इस सिद्धांत को अभी सिर्फ इसमें लिखते हैं और बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पूरा कंसेप्ट आपके सामने आएगा और हम उसको पूरा का पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बारे में आगे लिखते हैं कि जब किसी कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य घुमाते हैं, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, जिससे बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न
होती है, उत्पन्न होती है। यह ध्यान रखें कि हम लिख क्या रहे हैं, हमारा कंसेप्ट क्या है, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। तो हम यह कह रहे हैं जब किसी कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव एन व एस के मध्य घुमाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यहां पर अभी हमें इनकी कोई डेफिनेशन की जरूरत है नहीं, जब हम उच्च कक्षा में जाएंगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। एकांक क्षेत्रफल, जैसे मेरा यह हाथ है, तो इस हाथ से देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से हम कुंडली रख रहे हैं, तो हमारा ये जो हाथ है और ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां से ऐसे इस हथेली से गुजर रही है, तो वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, यानी उसका क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहा जाता है। तो यह बात आप समझ गए होंगे। फ्लक्स में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहां अभी हमने कहा था दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव को स्थिर रखा जाता है और कुंडली को घुमाया जाता है। तो देखिए, एक चीज घूम रही है और दूसरी चीज स्थिर है। चाहे आप चाहे तो चुंबक को घुमा ले, कुंडली को स्थिर रख ले। अब यहां पर हम कह रहे हैं चुंबक को स्थिर रख रहे हैं, कुंडली को घुमा रहे हैं, यानी समय के साथ परिवर्तन होता है, जिससे बंद कुंडली में, ध्यान रखें शब्द लिखना है बंद कुंडली, क्योंकि जब कुंडली खुली रहेगी तो उसमें केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो यहां पे है जिससे बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यही विद्युत जनित्र का क्या है, सिद्धांत है। तो यह ध्यान रखें आप, जब भी किसी यानी चुंबक और एक कुंडली में जब समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, तो उस कुंडली में प्यारे बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब डिपेंड करता है क्या वो कुंडली बंद परिपथ का निर्माण करती है, यदि करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ प्रेरित विद्युत धारा ही उत्पन्न होगी। यदि कुंडली बंद पथ का निर्माण नहीं करती है तो उसमें केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि विद्युत धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जब बंद कुंड यानी खुली कुंडली है तो प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा, विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन विद्युत वाहक बल का मान, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका मान प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता है, यह आपको समझना है। तो चलिए इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पूरा समझा देंगे, सिद्धांत आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो अब चलिए बताइए मुझे, विद्युत जनित्र में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, आप कहोगे प्रेरित विद्युत धारा। प्रश्न आपके सामने आ जाए, विद्युत जनित्र यानी कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो बताओ किसका निर्माण होगा। तो चलिए आप एक रफ में एक प्रश्न लिख लीजिए और मुझे बताइए, जब किसी कुंडली यानी कुंडली कैसी है, बंद, को चुंबक के सापेक्ष, चुंबक के सापेक्ष यानी चुंबक को स्थिर रखा जाता है, चुंबक के सापेक्ष गति कराते हैं, गति कराते हैं। ये सी टेट वालों के लिए प्रश्न है और 10th वालों के लिए भी प्रश्न ये हो सकता है। क्रिएटिव माइंड यानी सीबीएसई बेस पे ये प्रश्न डाल सकते हैं। कुंडली को चुंबक के सापेक्ष गति कराते हैं तो क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर ए, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, नंबर एक। नंबर बी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा। सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों। डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, प्रश्न ही गलत हैं, प्रश्न ही गलत हैं। तो चलिए ये चार, तो जो पढ़ के नहीं जाते हैं उन्हें तो कोई ज्यादा आसानी है ही नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत है, बनाया ही क्यों, हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे, उन्होंने प्रश्न बना दिया। तो प्यारे बच्चों यह है आपके लिए।
अब जो बच्चे मेहनत करके ये सोच रहे हैं कि हमें अच्छा नंबर लाना है, आगे हमें अच्छे सब्जेक्ट का चयन करना है या बेरोजगारी में हमें लड़ते हुए एक जंग की नई शुरुआत करनी है, तो उनके लिए देखिए बंद कुंडली बंद को चुंबक के सापेक्ष, तो यहां पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि कहा जाए कुंडली यानी खुली है, ऑप्शन आ जाए खुली, तो आंसर होगा प्यारे बच्चों केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि प्रश्न को इसी प्रकार से घुमा दे, जब किसी कुंडली को चुंबक के सापेक्ष गति कराते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, पहले प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, फिर ऑप्शन सी पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल व बाद में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी पहले प्रेरित विद्युत धारा बाद में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कंसेप्ट आप अपना क्लियर करें, हमेशा जब कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति होती है तो सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होगा, फिर बाद में डिफेंड करेगा क्या कुंडली बंद पथ बनाती है, यदि बंद पथ बनाती है तो प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी, अन्यथा केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होगा, चाहे कुंडली बंद है या खुली है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र का डोन माना जाता है, और जब ये डोन आ गया तो चाहे आप बंद हो या खुले हो, यह डोन अपनी मनमानी करके रहता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल तो अवश्य उत्पन्न होता है। यह कंसेप्ट आपने आज क्लियर कर दिया होगा। सिद्धांत में आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। 10th वाले प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसी प्रश्नों को उतारना है अपने रफ के अंदर। चलिए, सिद्धांत आपने समझ लिया, तो अब प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कई बार हम थ्योरी रटते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपके क्या करेगा एग्जामिनर, जो किताब में दिया हुआ प्रश्न है इस प्रकार से वो देगा, और यहां पर वो इस प्रकार से डायरेक्शन दे देगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की गति दे देगा। अब अगला कहेगा बताइए इसमें लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, या दाई होगी या बाई होगी। यह 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस पे वादा करके जुड़े हैं तो आपके तमाम फैक्ट पूरे करा दिए जाएंगे, बस आप जुड़ते रहें। यह भी प्रश्न मैंने कहा जैसे ही विद्युत धारा का जो विद्युत चुंबकीय वाला पार्ट है पूरे होने पर हम 2019 से 22 तक तमाम जो प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे, और एक एक प्रश्न को हम सोल्व करते रहेंगे जिससे आपके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। अभी हम चल रहे हैं विद्युत जनित्र में, तो चलिए विद्युत जनित्र के बारे में अब हम इसका जो चित्र है वो बनाते हैं। आपने विद्युत मोटर का प्यारे बच्चों चित्र बनाया था, सेम वैसा ही विद्युत जनित्र का होगा, थोड़ा सा किसमें डिफरेंस होगा, वो क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ में चित्र को इस प्रकार से बनाएं। 2 क्या होते हैं, यानी शक्तिशाली अश्वनाल आकार के स्थायी चुंबक होते हैं। ध्यान रखें यहां पर जो चुंबक लिए जाते हैं वो स्थायी चुंबक होते हैं। आप इसमें इस प्रकार से भी लाइन भर सकते हैं जिससे हमारा चित्र है वो अच्छा दिखे, जो जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए यहां पर आपने एन और एस कर दिया, और यहां पर एक आयताकार कुंडली इस प्रकार से आपने क्या है बना दी। अब हम कहें आगे करना क्या है, आगे आपको प्यारे बच्चों यहां पर एक रोड घुसेड़ देना है, यानी इस सापट को अंदर पटक देना है इसके अंदर। ध्यान रखें ये थोड़ा सा ये शेप में आएगा, ये बन गया। अब क्या करेंगे, तो यहां पर आपके प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये सर्पी वाले इसमें फिट कर देनी है। थोड़ा सा इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम अपनी जो है क्रिएटिविटी एंड माइंड के अंदर कि किस प्रकार से मुझे यह चित्र अच्छा दिखे। ये लो सा, यह हमने क्या कर दिया, इसमें चित्र के अंदर हमने इसको यह इसके अंदर भर दिया। अब चलते हैं आगे क्या करेंगे, यहां पर प्यारे बच्चों यह है आपका B1 और यहां पे आपका क्या है B2। अब आगे यहां देखिए इसके अंदर आपको पसाना नहीं है पूरी का पूरा, ये वाला जो सिरा है देखिए ध्यान रखिए ये चित्र एक बार आप इतना सा बना ले किस प्रकार से क्या होता है। अभी हम पूरा नाम बताएंगे आपको, एकदम सरल विद्युत जनित्र का चित्र है, यहां तक आपने बना लिया होगा प्यारे बच्चों। अब ये जो मेरे पास में देखिए A B C और D, यह एक आयताकार कुंडली है, इसका संबंध आपको ब्रूस B1 से कर देना है। यहां पर आपने तार ला के जोड़ दिया, इसका संबंध प्यारे बच्चों किससे कर देना है, इससे कर देना है। ध्यान रखें ये इससे टच न करें, यह मेरे पास में है
इसको कहते हैं प्यारे बच्चों सर्पी वलय। सर्पी वलय यह सरक सरक के चलते हैं। ये मेरे पास में है R1 और ये मेरे पास में है R2। कई किताबों में S1 है S2 है, वो भी सही है, सर्पी वलय होने S1 S2 चाहिए। या मान लीजिए हम किताब के अकॉर्डिंग R1 R2 कर देते हैं। यह प्यारे बच्चों जो हमारे पास में बी लिखा हुआ है, ये कान निकाल रहा है, इसको कहते हैं बुरुश। क्या कहा जाता है? बुरुश। कहेंगे आगे क्या करना है। जब आपने इतना बना दिया है तो आपकी विद्युत मोटर तैयार है। यहां पर ये जो बुरुश है इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। यहां पर ये वाला सिरा आपको लाना है और इस प्रकार से लाके गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना है। यह आपका गैल्वेनोमीटर है और यहां पर इस वाले तार को लाना है, इसको कुंजी से जोड़ देना है और यहां पे यह हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये चित्र हो गया। विद्युत मोटर में आपने कैसे पहले विद्युत धारा दर्शाई थी वही सेम होगी। यहां से सपोज कीजिए विद्युत धारा जा रही है, यहां पे आएगी, यहां आएगी, फिर यहां से यहां आएगी। तो यह आपका बन गया विद्युत जनित्र का चित्र। और यह मेरे पास एक आयताकार कुंडली है, इसका भी नाम लिख देते हैं। यानी यह होती है धुरी, अर्थात हम कहीं यह धुरी या हम इसको कहते हैं सापट। चलिए यह आपका चित्र तैयार। अब ध्यान रखें यह चित्र आपने बना लिया है तो इसी प्रकार से आपको अच्छे से एक दो बार अभ्यास करना है। बस देखिए गलती कहां होती है। गलती यह होती है आपको चुंबक को यानी कुंडली को ना तो चुंबक के ऊपर ले जाना है, ना इसको नीचे ले जाना है और ना ही इसको बीच में ही खत्म कर देना है। क्योंकि जितनी आयताकार कुंडली चुंबक के मध्य रहेगी तो चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा और विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा होगी। पहली समस्या ये। दूसरी हमें क्या करना है कि इन तारों को डायरेक्ट यहां पे टच मत कर देना। ये ए सिरा बुरुश B1 से रहेगा और ये डी सिरा बुरुश B2 से रहेगा। यह अंतर होता है। यहां पर विभक्त वलय की जगह देखिए प्यारे बच्चों सर्पी वलय कैसे होते हैं। सर्पी वलय से गोल गोल रिंग होते हैं, यह रोड पसी हुई है, इस प्रकार से ये फिट रहते हैं, इसके अंदर इस रोड को पकड़े रहते हैं, जमे रहते हैं। और यहां पर क्या होता है, ये जो बुरुश होते हैं, आप कभी लोहार के पास गए हैं, एक चक्कर पे वो क्या करता है, कैंची पे धार लगाता है, तो आपने देखा होगा वो ये चक्कर घूमता है, कैंची सिर्फ इसको टच ही करती है और चिंगारियां उठती है। वैसा का वैसा ही बुरुश क्या करता है, बुरुश B1 और B2 क्या करते हैं, इसको मात्र स्पर्श करते हैं। ये सर्पी वाले जैसे जैसे घूमते हैं तो ये बुरुश भी इनके साथ में क्या होते हैं, यानी यहां पर ये हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, ये इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो यह आप कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं। ये कंसेप्ट है और विद्युत मोटर में विभक्त वलय काम में लेते हैं, इसमें भी लेते हैं, कहां लेंगे वो हम समझेंगे। और यहां पर इसका संबंध ध्यान रखें, विद्युत मोटर में हमने इनका संबंध बैटरी से किया था प्यारे बच्चों, यहां पर गैल्वेनोमीटर होता है। बस यह अंतर आपको ध्यान रखना है, आपका चित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्पी वलय गोलाकार होते हैं, विभक्त वलय ऐसे होते हैं, ये इस प्रकार से इस सापट को पकड़े रहते हैं। ये तो विद्युत मोटर में होता है और यहां पर ये जो सर्पी वलय इस प्रकार का होगा वो विद्युत जनित्र में होगा। तो अब हम इसकी बनावट देखते हैं क्या है। तो पहले मैं ये समझाना चाहता हूं बनावट किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बनावट को हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसकी 4 फैक्ट लिखने पड़ेंगे। सर्वप्रथम हमें एक आयताकार यानी कुंडली जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे हुए हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर एक्चुअल में होता क्या है, ये नम लोहे की आयताकार कुंडली पर जब आप विद्युत रोधी तांबे के तारों को वर्ताकार रूप में लपेटते हो तो इसीलिए तो इसको कुंडली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंडली। यानी ये कुंडल की तरह इस पे लपटे हुए रहते हैं, तो इन्हें संयुक्त रूप से प्यारे बच्चों कहा जाता है आर्मेचर। क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। जैसे मेरे पास में यह रोड है यानी नम लोहे की, मैं इस पर वर्ताकार रूप में जो है विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट दूंगा तो यह एक मेरे पास में आर्मेचर बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए हैं। तो हम कह सकते हैं जितने ज्यादा विद्युत रोधी तांबे के तार होंगे उतना ही विद्युत जनित्र क्या होगा, मजबूत होगा। तो यहां पर यानी उतनी ही प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। पहला काम यह है कि दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के बीच में एक आयताकार कुंडली जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा जाता है अर्थात आर्मेचर को रख देते हैं, जिससे यानी ये कुंडली और चुंबकीय बल एक दूसरे के क्या रहे, चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत रहे। ध्यान रखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं इस प्रकार से होती है,
चित्र में आपको बनाना नहीं है, समझना है एन से एस की ओर। आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है चुंबक के बाहर, जबकि चुंबक के अंदर उसकी दिशा एस से एन की ओर होती है। इस प्रकार है, और ये कुंडली ए से है तो लंबवत रखना है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट यहां पर है, आयताकार कुंडली का ए सिरा ब्रूस B1 से जुड़ा होता है, ब्रूस B1 सर्पी वलय R1 से जुड़ा होता है, और B1 का संबंध गैल्वेनोमीटर से होता है, बाह्य परिपथ गैल्वेनोमीटर से। फिर हम कह सकते हैं, यानी आयताकार कुंडली का डी सिरा ब्रूस B2 से जुड़ा होता है, ये B2 सर्पी वलय R2 से जुड़ा होता है, और B2 का संबंध दूसरा सिरा हम कहें कि किससे होता है, गैल्वेनोमीटर से होता है। फिर हम कहें कि चौथा पॉइंट क्या लिखना है प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट ये आएगा, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस कुंडली में जो सर्पी वलय S1 और S2 के मध्य यानी एक सापट या दूरी फिट होती है, जिसे घुमाने पर यानी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य आयताकार कुंडली घूमती है। तो चलिए ये चार फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। पहला फैक्ट कौन सा होगा प्यारे बच्चों, पहला फैक्ट हमारे पास में यह होगा, यानी आप ध्यान रखें कौन से फैक्ट हमें लिखने हैं। नंबर एक यह होगा, तो चलिए हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखिए आप किस प्रकार से हमें क्या लिखना है। तो मान लीजिए आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसको अपना नोटबुक और पेन उठाइए और लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहला पॉइंट यह है, नंबर एक, आपको स्टार लगा के लिखना है। जिनको मैं क्लास लेता हूं उन्हें पता है कि हमें पॉइंट को किस प्रकार से लिखना है। तो सर्वप्रथम पॉइंट यह है, सर्वप्रथम एक आयताकार कुंडली जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा जाता है, ब्रैकेट में आर्मेचर को दो स्थायी चुंबक N व S के मध्य रख देते हैं। तो पहला पॉइंट ये आपका खत्म हो गया। स्टार लगा के दूसरा पॉइंट लिखें, कुंडली का ए सिरा ब्रूस B1 से जुड़ा रहता है, वह B1 का संबंध विभक्त वलय R1 से होता है। दूसरा पॉइंट, और इसी में आगे आप लिख दें, तथा कुंडली का डी सिरा ब्रूस B2 से जुड़ा होता है, वह B2 का संबंध सर्पी वलय R2 से होता है। यह दो पॉइंट आपने लिख दिए होंगे। अगला पॉइंट स्टेप लगा के लिखें, इस B1 व B2 का संबंध बाह्य परिपथ गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। यह तीसरा पॉइंट आपका हो गया, B1 व B2 का संबंध गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं, यानी बाह्य परिपथ गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्पी वलय R1 व R2 के मध्य एक सापट या दूरी फिट रहती है, जिसको घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र में यह आयताकार कुंडली घूमती है। तो यह आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, इसकी बनावट हो गई। चित्र के बाद में आप हेडिंग बनावट डाल के इसको लिख ले। तो अब चलिए हम इसकी क्रियाविधि समझते हैं। क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि यह होती है प्यारे बच्चों, जब इसको यानी हम कहीं धुरी को, यानी आयताकार धुरी घूमेगी तो यह भी कुंडली घूमेगी। जब आयताकार कुंडली को दो चुंबकीय ध्रुव के बीच में, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के बीच में दक्षिणावर्ती घुमाया जाता है, अर्थात इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से होगी। तो ध्यान रखें, ये रेखाएं आपको नहीं दर्शानी है एग्जाम के अंदर। यह चित्र आपको इतना सा याद रखना है कि जब हम आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्ती घुमाते हैं, तो आप खुद सोचिए प्यारे बच्चों, जब आपके पास में यह एक आयताकार कुंडली है और जब आप इसको घुमाएंगे, यानी इसको पकड़ के दक्षिणावर्ती, तो ऐसे पहले राउंड में, आधे राउंड में ऐसे होगा, तो हम कहेंगे ए व बी सिरा ऊपर की ओर गति करता है, जबकि सी व डी सिरा नीचे की ओर गति करता है। तो जब नीचे की ओर गति करता है तो फ्लेमिंग के
यानी हम कहेंगे दाहिने, यानी जो हमारे पास में जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, इसके अनुसार यह एक नियम अलग है। तो समझिए दक्षिण हस्त नियम क्या है, अर्थात जो हमारे पास में दाहिने हाथ का नियम है वो क्या कहता है, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त का नियम है वो कह रहा है कि हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा का इस प्रकार से फैलाएं, ये एक दूसरे के लंबवत रहें। तो अंगूठा V की दिशा को ध्यान रखें, जो दक्षिण हस्त नियम है उसमें अंगूठा वेग की दिशा को दर्शाएगा, जबकि वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है और बाकी के फैक्ट सेम है। अर्थात हमारे दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। तो अंगूठा वेग की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो चलिए इसी प्रकार हम समझते हैं कि प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, दक्षिणावर्ती जब हम घुमाते हैं तो कुंडली को कैसे घुमाएंगे, ऐसे। तो ये ए बी सिरा ऊपर आएगा, सी डी सिरा नीचे आएगा, जिससे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ए से बी सी डी की ओर होती है। अर्थात प्राथमिक आधा घूर्णन करने पर इसकी दिशा कैसे होगी, ए बी सी डी, यानी ब्रूस B2 से लेकर B1 की ओर होती है। देखिए यहां पे हमने डायरेक्शन बनाई है B2 से B1 की ओर। अब क्या होता है, जैसे ही आधा घूर्णन हो जाता है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर आपको फिर देखिए आगे घूर्णन कराएंगे तो ऐसे होता है, यानी ये CD सिरा ऊपर की तरफ और ये AB सिरा नीचे की तरफ गति करता है, जिससे क्या हो जाता है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। अब विद्युत धारा की दिशा D, यानी हम कहेंगे विद्युत धारा की दिशा है वो क्या हो जाती है, ब्रूस B1 से B2 की ओर हो जाती है। पहले आधे जो घूर्णन में तो विद्युत धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होगी, जैसे ही कुंडली आधा घूर्णन कर देती है तो इसकी दिशा B1 से B2 की ओर हो जाती है। अर्थात विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे। चलिए कुंडली कैसे घुमाएंगे आप, मान लीजिए ये कुंडली है, तो पहले आपको आधे घूर्णन में कुंडली ऐसे घुमाना है, यह आपके पास में घूम गई। अर्थात देखिए ये भुजा ऊपर, ये भुजा नीचे। अब आपको तो यहां पर जैसे ही घूमेगी तो विद्युत धारा की दिशा ऐसे जाएगी, अर्थात B2 से B1 की ओर। अब हम कहें आगे कैसे घुमाए, तो इस प्रकार से, यानी ये वाले सिरे में ऊपर, ये वाला अब नीचे जाएगा। तो जब बल की दिशा यानी वेग की दिशा बदल जाती है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत धारा की भी दिशा बदल जाती है। अब धारा की दिशा हो जाएगी B1 से B2 की ओर। तो यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको लिखते हैं, क्योंकि क्रियाविधि इसकी महत्वपूर्ण है। चित्र आपने समझ लिया होगा, तो अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में चलते हैं। विद्युत जनित्र की क्रियाविधि क्या है, तो यहां लिख सकते हैं क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्रियाविधि में लिखें स्टार लगा के, जब आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव N व S के मध्य दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो कुंडली का AB सिरा ऊपर की ओर तथा CD सिरा नीचे की ओर गति करता है, जिससे
कुंडली में समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी यहां पर क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी जो हमने समझाया वही यहां पर लिखा है। तो अब चलिए, अब आगे के पॉइंट में हम क्या लिखते हैं। देखिए यहां पर जो हमारे पास में, हमें इन्हें दो पॉइंटों के अंदर टुकड़े में तोड़ना है। डायरेक्ट जो है हिस्ट्री की तरह हमें लंबे जो शब्दांश है वो नहीं लिखने हैं। तो अब हम कह सकते हैं, इसी में हम आगे लिख सकते हैं, वह कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ए बी सी डी की ओर, अर्थात ब्रूस B2 से B1 की ओर होती है। यह ध्यान रखें, पहले आधे चक्र में क्या होता है, इसमें ब्रूस जो विद्युत धारा की दिशा है वो ब्रूस B2 से B1 की ओर होगी। प्रश्न यह भी आ सकता है, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में आधा घूर्णन कराया जाता है तो विद्युत धारा की दिशा होगी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होती है। तो यहां पर यह कंसेप्ट समझने के बाद अब चलिए हम कुंडली को और आधी घुमाते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे अगला पॉइंट, कुंडली आधा घूर्णन पूरा करने के बाद कुंडली का अब AB सिरा नीचे की ओर तथा CD सिरा ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बदल जाती है। अर्थात अब विद्युत धारा कैसे होगी, DCBA की तरफ। यहां पर एक अर्थात और टपका देना, अर्थात ब्रूस B1 से B2 की ओर। तो यहां पर क्या होता है, जब कुंडली में वेग की दिशा बदल जाती है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा भी बदलेगी। यानी प्रेरित विद्युत धारा किस पे डिपेंड करती है, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान पे निर्भर करती है, और कुंडली को किस दिशा में घुमाया जाता है उस पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है, और साइन थीटा पे भी निर्भर करता है। हमने बताया था IBL जो साइन थीटा है F का मान उस पर। तो चलिए यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा इसकी बनावट के बारे में। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि कुंडली इस प्रकार, कुंडली यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है।
तो यानी यह क्रम लगातार चलता रहता है और इस प्रकार कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। लास्ट जो पॉइंट है, इस प्रकार क्रम चलता रहता है वह कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी कहते हैं, उत्पन्न होती है। यह आपकी क्रियाविधि क्या हो गई प्यारे बच्चों, समाप्त। अब हम आगे थोड़ी प्रत्यावर्ती धारा भी पढ़ेंगे और दिष्ट धारा भी पढ़ेंगे, होती क्या है। अब यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर यदि विद्युत जनित्र से हमें दिष्ट धारा उत्पन्न करनी हो, यदि विद्युत जनित्र से दिष्ट धारा यानी डीसी, डायरेक्ट करंट प्राप्त करना हो तो ध्यान रखें, सर्पी वलय की जगह है क्या काम में लेंगे, यानी विभक्त वलय अर्थात हम कह सकते हैं दिक् परिवर्तक काम में लेते हैं। और यहां पर यह लिखने के बाद हम इसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे। तो चलिए यहां पर आपने लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिससे, और मैंने पहले ही कहा था, आप स्किप करने की बजाय यदि वीडियो को कॉन्सेंट्रेट माइंड से पूरा देखोगे तो एक ही बार में आपका विद्युत जनित्र पूरा हो जाएगा, फिर आपको कभी भी बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए यही होता है प्यारे बच्चों, एक बार आप अच्छे से नोट्स बना ले और नोट्स को बार बार पढ़ें, वीडियो देखने की बजाय आप एक बार अच्छे से वीडियो देख लें, जिससे आपको कभी भविष्य में विद्युत जनित्र के बारे में यदि कोई टॉपिक हो तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिखी हुई चीज को बार बार दोहराव करोगे, आपका माइंड उतना ही क्या हो जाएगा, उस चीज को पकड़ने में यानी स्थायी ज्ञान हो जाएगा। तो हम यहां पर अभी क्या पढ़ रहे थे, दिष्ट धारा के बारे में। तो यहां पे हम कह सकते हैं, इसके नीचे, उसी में नीचे लिख देना कि डीसी में B1 व B2 विभक्त वलय से इस प्रकार जुड़े होते हैं जैसे विभक्त वलय घूमता है, इनके साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, बुरुस भी घूमता है, बुरुस B1 व B2 भी घूमता है। लेकिन हमने कहा था विद्युत मोटर में B1 व B2 क्या कर लेते हैं, अपनी क्या कर लेते हैं, दिशा बदल लेते हैं। तो यहां पर यह जैसे यहां देखिए, यहां पर टाइट से यहां पे थोड़ा सा जो है ब्रूस लगा दिया गया है। तो जैसे ये विभक्त वलय क्या करेगा, इस प्रकार से घूमेगा, तो यहां पे लगा हुआ ब्रूस भी इसके साथ में क्या करता है, एक ही दिशा में घूमता है। तो जिससे क्या हो जाता है, घूमता है अर्थात एक ही दिशा में, जिससे विद्युत धारा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। अर्थात क्या होती है प्यारे बच्चों, डीसी उत्पन्न होती है। चलिए, आपने यहां पर आज विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ा। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी जो कंसेप्ट है उनको और लेकर देखेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा मैटर क्या है प्यारे बच्चों क्लियर हो जाए। तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। आखिर
जो है डीसी और एसी क्या है। तो यहां पर अब लास्ट जो विद्युत जनित्र का क्या है उपयोग, विद्युत जनित्र का उपयोग हम कह सकते हैं नंबर 1 प्यारे बच्चों, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने में, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने में, धारा उत्पन्न करने में। दूसरा हम कह सकते हैं एसी व डीसी के उत्पादन में, वो एसी नहीं जो हम घरों में लगाते हैं, अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा डीसी डायरेक्ट करंट के उत्पादन में। तो यह ध्यान रखें, इस प्रकार से हमारे पास में क्या है विद्युत जनित्र का क्या हो गया प्यारे बच्चों उपयोग है वो खत्म हो गए। अब थोड़े से जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है, फिर आपका ये मैटर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले अलग से टॉपिक आप डाल दें, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात इसको कहते हैं एसी, यानी एसी का मतलब होता है वह विद्युत धारा जिनका मान समय के साथ बदलता है। आप कहोगे कैसे, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में ये हैं, तो इनके अंदर विद्युत धारा का मान क्या होगा, एक बार में प्लस प्लस और माइनस होता जाएगा। यानी वह प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ बदलता है। और यह भी ध्यान रखें हमारे घरों में जो आती है, हमारे घरों में एसी का उपयोग होता है, जो प्यारे बच्चों क्या करते हैं उपयोग होता है, जो 50 हर्ट्ज की हैं, यह भी ध्यान रखें उसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज है। यानी ये जो मैंने तरंग बनाई है किसी निश्चित बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। और हमारे भारत के अंदर जो आती है वो 50 हर्ट्ज की है, यूएसए में 60 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। यानी हम कहेंगे मान लीजिए जो 1 सेकंड में इस कण से कितनी तरंगे गुजर रही हैं, वो तरंगों की संख्या प्यारे बच्चों उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। हमारे घरों में कौन सी विद्युत धारा का इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल होता है। अब हम कहेंगे कि सपोज कीजिए कि जो है दिष्ट धारा उसको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो यहां पर आप पॉइंट लगा लिए डीसी, यहां हम कह सकते हैं दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वह विद्युत धारा जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता है। यानी इनका मान समय के साथ नहीं बदलता है। यदि ग्राफ देखें तो इसी प्रकार से ये आता है, एक ही आवृत्ति की ये धारा चलती है। जैसे हम कहें हमारे जो इन्वर्टर होते हैं वो दिष्ट धारा जनित्र के ही होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि दिष्ट धारा के स्रोत, दिष्ट धारा जो है वो कैसे प्राप्त हो सकती है हमें, तो दिष्ट धारा के अंदर हम कह सकते हैं नंबर 1 सेल व बैटरी, सेल या वह बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। जो हमारे क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने देखा है मोटरसाइकिल के अंदर बैटरी लगी हुई होती है, किक मारते हैं लाइट जग जाती है, तो हमने यहाँ पे देखा यानी जो बैटरी लगी हुई होती है वह मोटरसाइकिल में वो क्या देती है, डीसी देती है। और जैसे ही टॉर्च होते हैं वो कौन सी धारा देते हैं, हम कह सकते हैं सेल और बैटरी क्या देते हैं, यानी दूसरा होता है विद्युत जनित्र। इससे भी हमने अभी देखा विभक्त वलय लगाकर हम डीसी प्राप्त कर सकते हैं।
तो यह आज आपका मैटर क्या हो गया है, कंप्लीट विद्युत जनित्र का। नेक्स्ट और मैटर लेके आएंगे, इससे समस्यात्मक प्रश्न भी लेके आएंगे। तब तक आप विद्युत जनित्र को अच्छे से पढ़े, कमेंट में जरूर लिखिए सर समझ में आ गया। धन्यवाद।